हरिद्वार में हर गली कोरोना। नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। देश में कोरोना का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। दिन प्रतिदिन संक्रमण और मृत्यु दर के मामलों में वृद्धि हो रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के कुल मामले लगभग 3,79,000 से भी ज्यादा सामने आए हैं। ये आंकड़े दिल दहला देने के लिए काफी है। मरने वाले लोगों की संख्या की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 3,645 लोगों की संक्रमण की वजह से जान भी जा चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि ठीक होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन इलाज और ऑक्सीजन की समस्या को लेकर अभी भी भयावह स्थिति देश में बनी हुई है। इलाज के अभाव में मरीज लगातार दम तोड़ रहे हैं। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबके बीच आपको बता दें कि महाकुंभ होने की वजह से हरिद्वार में संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है। आपको बता दें कि अब महाकुंभ का समापन हो चुका है, लेकिन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि उत्तराखंड में बढ़ते संक्रमण की रफ्तार का जिम्मेदार कौन है। और आज हम इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यशपाल रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष मौजूद हैं, मनोज द्विवेदी आम आदमी पार्टी के नेता हैं और अनिल त्यागी वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन तीनों से ही हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से उत्तराखंड में संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है, देवभूमि आज शमशान भूमि में तब्दील होता जा रहा है, तो उसके पीछे का जिम्मेदार कौन। और चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यशपाल जी से। आप तीनों का ही सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच न्यूज में। यशपाल जी, चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले प्रश्न आपसे ही है। देवभूमि आज शमशान भूमि में तब्दील हो गई, इसके पीछे जिम्मेदार कौन। मैडम, हेलो जी जी यशपाल जी, आ रही है आपकी आवाज, जवाब दीजिए, बोलिए। मैं मैडम पहले आप उसके लोकमत न्यूज चैनल का बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ जी। उत्तराखंड में जहाँ शमशान भूमि की बात चल रही है कोरोना से, 22 मार्च 2020 को भी जब लॉकडाउन की स्थिति आई थी तो उस टाइम पर भी काफी जोर शोर से इसका प्रचार प्रसार भी हुआ था। रोकथाम के उपाय भी सरकार द्वारा भी और आम जनता के द्वारा भी निकाले गए थे। लेकिन आज जब सेकेंड पीरियड का ये कोरोना 2021 दोबारा से रिटर्न होकर के आया है, वास्तविकता में भयावह स्थिति तो बनी हुई है, लेकिन इसके उपाय की सरकार धीरे धीरे निकाल रही है। अभी जो कोरोना वैक्सीन वगैरह लग रही है, इस पर भी ध्यान दे रही है सरकार और आम जनता भी इस पर ध्यान देने का प्रयास कर रही है। लेकिन लोगों को धैर्य के साथ रहना चाहिए, थोड़ा सहन शक्ति भी जरूरी है। इंसान की इम्यूनिटी पावर अपने आप में भी एक विल पावर इंसान के पास होनी चाहिए। कई सारी आपदाएं हमारे जीवन में आती हैं और जाती हैं, एकदम से टूटना भी हम लोगों को नहीं चाहिए। कम से कम थोड़ा इस देवभूमि में रहकर हमें भी जब आपदा को सर इनविटेशन खुद दिया जाए, क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि कोरोना काल में महाकुंभ इतना जरूरी था। जमात में कोरोना आता है क्या, महाकुंभ में कोरोना नहीं आया। महाकुंभ का फैसला पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री जी ने लिया था कि उन्होंने कहा था कि जो भी आए कोविड की जांच करा के आए। लेकिन अभी वर्तमान जो हमारे मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने एक गंगा स्नान करने के नाते लोगों को एक राहत देने का काम किया। लेकिन ज्यादा वास्तविकता में कुंभ में भीड़ बढ़ने के कारण थोड़ा दिक्कत पैदा हुई है, लेकिन संभल भी रही है धीरे धीरे। कई पुलिस कर्मचारियों को भी हमारे कैसे संभली सर के अंदर 24 घंटे में अब 6,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। देहरादून पहले नंबर पे, हरिद्वार दूसरे स्थान पे, स्थिति कहाँ संभली है। आज तो आंकड़े 6,000 से पार हैं। आंकड़े ऐसा नहीं है कि इतनी जल्दी भयावह वाली स्थिति अभी ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वास्तविकता में थोड़ी बहुत भी बीमार थे, तो आज उनको कोरोना ने जो एक ऐसी बीमारी है तत्काल प्रभाव से पकड़ा है। कमजोर शरीर वाले लोग ज्यादातर इस वक्त जिनकी जो मौत हुई है, कमजोर शरीर वालों की ज्यादातर हो रही है। मतलब ये बात सच्ची है। बिल्कुल यशपाल जी, बनी रहेगा। सीधा अब रुक करते हैं मनोज द्विवेदी जी के पास।
मनोज जी, दिल्ली की स्थिति क्या है, देखा हुआ है हरिद्वार में महाकुंभ की वजह से ऐसा लगता है कि उत्तराखंड में कहीं ना कहीं अगर संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है तो उसके पीछे महाकुंभ जिम्मेदार है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं, तो आप इसे कैसे देखते हैं? और आपके हिसाब से जो आज उत्तराखंड की स्थिति बन गई, क्योंकि यही उत्तराखंड था जब पिछली बार संक्रमण की रफ्तार बढ़ी थी तो बहुत कम मामले थे, लेकिन आज उत्तराखंड का आलम यह है कि एक दिन में 24 घंटे में 6000 से भी ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन? मैं आपको अगर इसके बारे में अगर बताऊं, महाकुंभ के बारे में अगर बात करूं तो ये सिर्फ 400 करोड़ की एक बंदरगाह से ज्यादा और कुछ नहीं है। एक लाइन में कुंभ का जवाब है कि ये सिर्फ और सिर्फ 400 करोड़ की बंदरगाह है। ये पूरा साल ज्योतिषी गणना के अनुसार ये पूरा साल कुंभ पर्व है। क्या जरूरत थी कि आपको अप्रैल में आपको कुंभ कराने की, जिस टाइम पे आपको पहले से आगाह कर रहे थे हमारे वैज्ञानिक, हमारे डॉक्टर की दूसरी लहर आने वाली है और ये आएगी, पहले लहर से ज्यादा भयावह है। इसका किसी ने कोई नहीं है। 400 करोड़ का फंड दिखा था, उसकी बंदरगाह करनी थी, कर ली, नंबर 1 जी। दूसरी अगर बात करूं कि भाई यशपाल कह रहे थे कि हम शमशान और कब्रिस्तान की बात करने का समय नहीं है। अगर ये समय है तो सही बात में मैं बोलूं तो ये आरोप प्रत्यारोप लगाने का समय नहीं है। ये देश रहेगा तो राजनीति करते रहेंगे। अगर ये देश ही खत्म हो गया तो राजनीति कहाँ करोगे? शर्म आनी चाहिए इस टाइम पे आरोप और प्रत्यारोप। मैं किसी दल की बात विशेष नहीं करूंगा, मैं अपने दल को भी मतलब उसमें कटघरे में खड़ा करता हूँ। आज मैं जिस पार्टी को बिलोंग करता हूँ कि ठीक है जी, कहीं कोई सामने नहीं आ रहा है कि गलती किसकी है। आपको इस गलती का जिम्मेवार कौन है? आप 5 साल में आते हैं, टेंट लगाते हैं पोलिंग बूथ के आगे। उन नेताओं से पूछना चाहता हूँ, आज टेंट लगाने का सही वक्त है कि आप हॉस्पिटल के बाहर टेंट लगाएं। जो वहां पे पीड़ित लोग हैं उनकी फ्रूट, फल, आटा, दाल, चावल, खाना पीना, दवाई, जिस ये दल खत्म। और जो भी आप कर सकते हो अपने समाज की, अपने सोसाइटी की, अपने समाज के आसपास के लोगों की जितनी हेल्प कर सकते हो, दलदल की राजनीति से ऊपर उठ के उनकी हेल्प करें। और अगर मैं आपको अगर सही बात बोलूं जी, क्या ये कुंभ सही मायने में तो व्यापारी की समझ हो गया। यशपाल जी सहमत है इनके बात से? मनोज जी के बात से क्या आप सहमत हैं? सहमत जो ना हो वो बाद में अपनी डिबेट कर ले, अलग से फोन कर ले कि आज वो व्यापारी क्या करे कि जिसने बैंक से लोन लेकर टैक्सी खरीदी, बीवी के जेवर गिरवी रख के होटल किराए पे लिए, बच्चों की गुल्लकें तोड़कर उनको रेनोवेट कराया। आज नेताओं की इतनी मोटी खाल हो गई, इनकी आंखों में शर्म का आंसू एक नहीं है। हॉस्पिटल में देख रहा हूँ डॉक्टर भी रो दे रहे हैं, जहाँ तक बेड नहीं है, दवाइयां नहीं है, कोरोना की वजह से लोग मर रहे हैं। वहाँ डॉक्टर भी पिघल रहे हैं, जो कि बहुत मजबूत होते हैं। उन्हें सिखाया जाता है कि आपको किसी भी हालात में मतलब टूटना नहीं है, वो टूट रहे हैं। लेकिन हमारे नेता सिर्फ कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। इनको लानत आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि टीवी पे बैठ के वो डिबेट इस तरह की करते हैं और एक दूसरे पर सिर्फ आरोप लगाते हैं। आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, दूसरा गलत है, आपने क्या किया? मैं उनसे विनम्रता से पूछना चाहता हूँ कि ये परसों 28 तारीख का कुंभ, शाही स्नान, सारे डॉक्टर आपने उत्तराखंड के यहाँ बिठा रखते थे, क्यों बिठा रखते थे? उनकी जरूरत हॉस्पिटल में थी? तुम्हें तो आप पहले ही खत्म कर चुके थे। बॉर्डर आपने बीएसएफ के हवाले कर दिए, जैसे नो मैन्स लैंड है ये। क्यों 400 करोड़ की बंदरगाह करी? किसी के पास जवाब नहीं है। सिर्फ ये है कि ये बंदरगाह करेगी, पैसे का खराब किया गया, लोगों को परेशान कर रहे हैं, आज भी परेशान करे जा रहे हैं। किसी हॉस्पिटल में चले जाओ। मैं तो सल्यूट करता हूँ एसएमसी इंडस्ट्रीज के संदीप जैन को, जिन्होंने भगवान की तरह वहां अवतरित हुए हरिद्वार में अपनी एक यूनिट को 250 कोविड बेड से हॉस्पिटल में रातों रात तब्दील कर दिया। इन नेताओं को सीख लेनी चाहिए, इस सिस्टम को सीख लेनी चाहिए। क्या वो नेता आगे आएंगे? मैं कहता हूँ, आह्वान करता हूँ, अपनी 1 साल की सैलरी देश के हवाले कर दो। ये देश सबसे आगे खड़ा नजर आएगा। इस देश का अधिकांश पैसा, टैक्स पेयर का अधिकांश पैसा नेताओं के ऊपर खर्च होता है, इनकी सैलरी में और इनके रखरखाव में, इनकी फ्री सर्विसों में। लेकिन ये इतने बेशरम हो चुके हैं, चाहे वो नए दल में आने वाले नए दल के लोग हों, चाहे पुराने जो हमारे स्थापित पार्टियां हैं, इनको इंसान की परवाह नहीं है। इनको इंसान सिर्फ कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। मैं इससे ज्यादा शायद इस पर कहूंगा तो मेरे मुंह से कोई ऐसी गलत। मनोज जी आप कहते हैं कि उत्तराखंड में 400 करोड़ का बंदरबाट हुआ तो दिल्ली क्यों नहीं संभल रहा? दिल्ली की क्या स्थिति है?
आप दावा करते हैं, आम आदमी पार्टी दावा करती है, आम आदमी पार्टी दावा करती है कि हम उत्तराखंड में सरकार बना देंगे। दिल्ली की स्थिति क्या है? दिल्ली तो संभालिए पहले। मैं तो आम आदमी पार्टी को भी यही कहता हूँ कि आप विनम्रता से आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय पब्लिक के सामने अपनी गलती को मान लें, तो आप दिल्ली भी बचाएंगे और उत्तराखंड में भी आप जो करना चाहते हैं आज के 6 महीने, साल भर के बाद या 8 महीने के बाद, आज टेंट लगा के आप बैठ जाओ हॉस्पिटल के बाहर, लोगों की सेवा करो। आज लोगों को आपकी जरूरत है। आज आरोप प्रत्यारोप मत लगाओ, आप लोगों की सेवा करो, सोसाइटी को एहसास कराओ कि हम वाकई अगर जीत के आएंगे उत्तराखंड में तो आपकी सेवा करेंगे। कहीं ना कहीं ये हमारा पूरा सिस्टम फेल हुआ है। मतलब दिल्ली की अगर हम बात करें, ठीक है हमारे पास एक कमी है कि हमारे, आज मैं बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा करूंगा कि क्या जरूरत थी आज ही आपने एलजी को पावर ट्रांसफर करने की। कहीं ना कहीं इसमें केंद्र सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। पार्टी को काम नहीं करने दे रहे, जो उनके पास पावर है वो भी पावर आज तुमने छीन लिए है, वो कैसे काम करेंगे? जिनके लिए जो तैयारियां भी उन्होंने की थी, कहीं से टैंकर मंगवाने थे, कहीं से प्लांट लगाने थे, कहीं से कुछ करना था, बड़े दिन से चल रहा है कि आज प्लांट केजरीवाल ने लगाने थे, उन्होंने नहीं लगाए। अरे वो कंपनी जिसने प्लांट तैयार करने थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको टेंडर दिया हुआ था, पीएम केयर फंड से उसको पैसा देना था। केजरीवाल कहाँ जिम्मेवार होगा? केजरीवाल के पास जमीन देने की बात आई कि जमीन आपको आज लिस्ट मेरे पास पड़ी है, और इसमें भी मतलब कोड़ में खा लिया, आज कर दिया गया जो है उसकी पावर थी केजरीवाल की, वो भी आपने ट्रांसफर कर दी है एलजी को। हालात दिल्ली के अच्छे नहीं है, कहीं कोई जगह नहीं, कहीं कोई मतलब इलाज नहीं है, कहीं दवाई नहीं है। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कोविड पेशेंट जो भी है अपने घर में रहे, घर में पुरानी चीजें जो हमारे किचन में है, साथ में कोई दवाइयां हैं जो डॉक्टर आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, जो लिख के देते हैं, उनको खाते रहे और अपने घर में अपने आप को स्वस्थ रखें। बिल्कुल भी लास्ट मोमेंट तक हॉस्पिटल ना जाए। हॉस्पिटल जाने का मतलब बहुत मनोज जी आप बोल रहे हैं कि हमें राजनीति से ऊपर होकर देखना चाहिए। आपने इतनी सारी चीजें बता दी, ज्ञान का पूरा भंडार खोल दिया, लेकिन दिल्ली की स्थिति भी तो बेकार है ना। दिल्ली को कौन करेगा? आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल के पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो दिल्ली क्यों नहीं है? जब वोट मांगते हैं तो गलियों में जाके वोट ले लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? मैडम मैं आपको दिल्ली की अगर व्याख्या करूं तो दिल्ली अगर उत्तराखंड में रुड़की से लेकर ऋषिकेश तक, और जिसके अंदर 1.5 करोड़ प्लस आबादी है, जो कि उत्तराखंड की आबादी से भी ज्यादा है, आबादी का घनत्व इतना ज्यादा है, और उसके बाद क्या है कि दिल्ली में 4 सरकार। अचानक से तो सर कोविड की लहर आई नहीं, पिछली साल भी आई थी, दिल्ली की हालत तब भी बदतर थी, आज भी वही हालत है। मैं सिरे से नहीं नकारता, मैं आरोप नहीं लगाता। हम तो कहते हैं कि आज हमारे जो हम अपनी स्वास्थ्य सेवाओं का ढिंढोरा पीटते हैं वो कहीं ना कहीं खोखली साबित हो रही है। मुझे कहने में कोई बुराई नहीं है कि आज कहीं ना कहीं हमारी पार्टी भी इसमें जिम्मेवार है, और उनको तो ईमानदारी से आगे आके 2015 में किया था कि हमने 49 दिन की सरकार छोड़ी थी, ईमानदारी से केजरीवाल ने माना था कि हमसे गलती हुई। आज उनको आगे दिल्ली की जनता से विनम्रता के साथ कहना चाहिए, कहीं ना कहीं इसके लिए हम भी कसूरवार है और अगली बार इसको सुधार करें। जी मनोज जी बनी रहेगा। अब हम सीधा रुख करते हैं, अनिल त्यागी जी का वरिष्ठ पत्रकार है। अनिल जी, स्थिति की हम देख ही रहे हैं कि पूरे देश का क्या हाल है। उत्तराखंड में महाकुंभ हुआ, महाकुंभ में कोरोना की जो लहर आई, शायद अब सरकार किसको जिम्मेदार ठहराए, सरकार खुद जिम्मेदार है या लोग जिम्मेदार है नहीं मालूम, लेकिन जो इस वक्त देश की स्थिति है, सरकार को जमात में कोरोना दिखता है, महाकुंभ में कोरोना नहीं दिखता। मुख्यमंत्री साहब को फटी जींस दिखती है, लेकिन महाकुंभ की जो स्थिति हुई, महाकुंभ के बाद जो आज उत्तराखंड की स्थिति हुई, इसके पीछे जिम्मेदार कौन? सुमी जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा। जी सुरभि जी, आवाज में कुछ डिस्टरबेंस है? नहीं, बिल्कुल डिस्टरबेंस नहीं है, आप बोलिए, मैं आपको सुन पा रही हूँ, बताइए। सुरभि जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके लोकमत चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कोरोना एक गंभीर मुद्दा है। आज पूरी भारत देश ही नहीं, पूरी दुनिया इसका सामना कर रही है। हम कोरोना से कैसे लड़ सकते हैं, इसे लेकर के आपने ये डिबेट रखी है जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उसमें मुझे समय दिया, इसके लिए भी आपको धन्यवाद। देखिए, आपने कुंभ का हरिद्वार महाकुंभ का मुद्दा उठाया। क्योंकि मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ, इसलिए मैं किसी सरकार पर या दूसरी राजनीतिक पार्टी पर दोषारोपण नहीं करूँगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ
कि जब पिछले साल कोरोना का हमारे यहाँ कोरोना के केस आने शुरू हुए थे, उस समय रमजान, अब भी रमजान चल रहा है, रमजान में भी बहुत सख्ती रही। ये कह दिया गया कि मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। सभी ने सरकार के आदेश को माना। उसके बाद कांवड़ मेला जो हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा उत्सव होता है, कांवड़ मेला आया। कांवड़ मेले पे भी सरकार ने रोक लगा दी। तो लेकिन हुआ, ऐसा तो नहीं है कि कांवड़ मेला हुआ ही नहीं, हुआ नहीं, हुआ प्रतीकात्मक रूप से हुआ। इसी तरह से सरकार, जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुझे आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप बताइए, अपनी बात को रखिए। कांवड़ मेला सरकार ने कराया, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से कराया। सरकार चाहती तो महाकुंभ को भी प्रतीकात्मक रूप से करा सकती थी, लेकिन चूंकि ये माना जाता है कि भाजपा की सरकार में साधु संतों का कुछ ज्यादा ही बात सुनी जाती है। बिल्कुल, इसलिए साधु संत नाराज न हो, इसलिए सरकार ने कोई महाकुंभ में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं करी। पहले जो हमारे मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने शुरुआत में किया था कि जो भी महाकुंभ में जो भी बाहर के श्रद्धालु आएंगे वो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा और उनकी जांच होगी। लेकिन जब नेतृत्व परिवर्तन हुआ तो नए मुख्यमंत्री ने नया आदेश जारी कर दिया कि जो चाहे जा सकता है। कोरोना के केस बढ़ने में ये भी एक चीज बहुत इससे जो है एक कारण है कि जो लोग बाहर से कई दिन तक लोग आते रहे, किसी की कोई जांच नहीं हुई। अब उसमें कौन कोरोना पॉजिटिव था, कौन नेगेटिव था, ये कुछ पता नहीं चला। और क्योंकि मैं हरिद्वार का ही रहने वाला हूँ, हरिद्वार में जितने शाही स्नान हुए हैं उसमें मैंने जाके वहाँ रिपोर्टिंग भी की है, तो मुझे लगा कि कोरोना रोकने के लिए जो वहाँ बचाव के जो प्रबंध होने चाहिए थे वो बिल्कुल नहीं थे। कहीं किसी पर जितने ये शाही स्नान हुए हैं, साधु संतों की जमात निकली है, इनमें कहीं इस तरह के कोई प्रबंध देखने को नहीं मिले। सरकारी मशीनरी कहीं ना कहीं पूरी तरह नहीं तो आंशिक रूप से फेल जरूर हुई है। सरकार चाहती तो और कड़े प्रबंध करती, कोरोना के केस रोकने में हमें मदद मिल सकती थी। त्यागी जी, सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर महाकुंभ नहीं होता, 11 साल में एक बार होता है, सभी जानते हैं कि आस्था का एक प्रतीक, लेकिन कौन सा धरती आसमान एक हो जाता कि अगर महाकुंभ इस साल नहीं होता? ऐसा तो नहीं है कि कोरोना 10 दिन पहले आया, 12 दिन पहले आया, मार्च की शुरुआत से बुरा हाल है, मार्च के लास्ट तक क्या स्थिति है सबके सामने है, और अब तो अप्रैल भी खत्म होने जा रहा है। तो महाकुंभ में आपने चारों शाही स्नान खत्म करा दिए, उसके बाद आप रोक लगा रहे हैं, अब आप उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू लगाते हैं। ऐसी नौबत ही क्यों आई? क्या पिछले साल से आपको सबक लेने की जरूरत नहीं थी, कुछ सीखने की जरूरत नहीं थी? सुरभि जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मैंने पहले ही ये कहा है कि सरकार चाहती तो कुंभ को कांवड़ मेले की तरह प्रतीकात्मक रूप से संपन्न करा सकती थी। जो हमारे अखाड़े हैं उनके कुछ जो उनके चुनिंदा महंत होते हैं, जैसे पंचायती बड़ा अखाड़ा उदयसीर की जो रमता जमात है उसमें 4 मुख्य महंत होते हैं, उन्हें स्नान करवा सकती थी। सरकार यदि बैठ करके उनसे पहले से बात करती, कोई रणनीति बनाती, तो निश्चित रूप से इतना बड़ा आयोजन न होता और कुंभ कोरोना के जो इतने केस बढ़े हैं, संभवतः इनमें इतने केस न होते, सरकार को और आम आदमी को भी राहत होती। बिल्कुल, बने रहिएगा सर। सीधा रुक कर दे यशपाल जी का। यशपाल जी, मुख्यमंत्री साहब को लड़कियों महिलाओं की फटी हुई जींस दिखती है, अब जब उत्तराखंड की स्थिति है वो नहीं दिख रहा उन्हें? यशपाल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, हेलो यशपाल जी, मेरा प्रश्न ये है कि मुख्यमंत्री साहब को उत्तराखंड के फटी हुई जींस दिखती है महिलाओं की, बच्चियों की, लेकिन क्या अब जो स्थिति है उत्तराखंड की, क्या उन्हें वो स्थिति नहीं दिख रही? महाकुंभ हुआ, महाकुंभ को खत्म किया, उसके बाद कोरोना कर्फ्यू लगा दिया, लेकिन पहले तो आपने संक्रमण को न्योता दिया, संक्रमण को बढ़ने दिया, उसके बाद महाकुंभ खत्म होने के बाद आप कोरोना कर्फ्यू लगाते हैं। आप क्या दिखाना चाह रही हैं, या क्या लोगों को आप क्या समझते हैं? देखिए मैम, पहली बात तो ये देवभूमि है, किसी भी माननीय मुख्यमंत्री जी को आरोप लगाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अभी कार्यभार उन्होंने संभालने के बाद
अच्छे अच्छे डिसीजन भी लिए तो शब्द गलत हो गए थे, भूल चूक मानवीय हो जाती है। मगर कोरोना की स्थिति को आज पूरा शासन प्रशासन मिलकर के सहयोग कर रहा है। लेकिन हाँ, आज उन लोगों से कहना चाहेंगे जो पिछली बार की तरह, जैसे गो कोरोना गो का नारा माननीय रामदास अठावले जी ने भी दिया था, हमारे सामाजिक न्याय मंत्री ने, तो सब जगह पर भी कई लोगों ने काम किया और वास्तविकता कुछ राहत मिलने के आसार मिले भी और मिले भी। लेकिन अचानक से दोबारा से सब आने की वजह से आज उत्तराखंड में जो लोग सचेत होने वाले थे सचेत हो चुके हैं, अपने अपने घरों में इस महामारी को देखते हुए अपने अपने घरों में रहना शुरू कर दिया। लोगों ने मास्क लगाना शुरू कर दिया, सैनिटाइज कराना शुरू कर दिया है और हॉस्पिटलों में लोगों को सेवा देने का काम आज हमारे जो उत्तराखंड के डॉक्टर्स हैं, हमारे प्रशासन इकाई है, पुलिस प्रशासन है और हमारे जिलाधिकारियों के जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, ये एक संवैधानिक तरीके से काम किया जा रहा है। और वास्तविकता में वहां पर एक मदद पहुंचाने का काम जो आज आप देखेंगे, जो आज आपके पास न्यूज पहुंच रही है, सही न्यूज नहीं पहुंच पा रही है, थोड़ा इसको गलत चीजें भी आपके पास जल्दी पहुंच जा रही है। कितने लोगों की जान लग गई है, कितने लोगों के घर पर ही लोग सुविधाएं दे रहे हैं। आज इस बात की जानकारी आपको ग्रामीण क्षेत्रों से कोई नहीं बता रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में यदि आज हमारा मीडिया आ रहा है और जा रहा है, ये असल मीडिया के रूप में यदि काम करेंगे तो आज गाँव देहातों में देखेंगे मतलब 1000 लोगों की जनसंख्या, वहाँ पे 1 या 2 लोगों की तबीयत खराब हो रही है। आज की तारीख में बताओ, ये शहरों में जाकर के या जो लोग पहले से ही बीमार थे, वास्तविकता में जो लोग बीमार थे उनके इस कोरोना की बीमारी ने जकड़ हिलाई। मैं पहले भी कह चुका हूँ इस बात। मतलब उत्तराखंड में अगर इस साल यशपाल जी अगर उत्तराखंड में इस बार संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है तो उसके पीछे आपके अनुसार कुंभ जिम्मेदार नहीं? नहीं, कुंभ से ही बीमारी नहीं फैली है। मैं सिर्फ उत्तराखंड की बात कर रही हूँ। मैंने सभी ना जिलों का बात किया ना मैंने राज्य का बात किया, मैं सिर्फ उत्तराखंड की बात कर रही हूँ। बस इतना जानना, आपसे इतना जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपने बहुत सारी उपलब्धियां गिनवा दी सरकार की। सरकार ने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। आपसे इतना जानना है कि आज कह रहे कि कुंभ की वजह से कोरोना फैला है, जबकि कुंभ की वजह से जिन लोगों को थोड़ी बहुत तबीयत खराब थी, जिनको बुखार था, लगभग अभी डीजीपी साहब अशोक कुमार जी का भी बयान आया था, लगभग 600 पुलिसकर्मी मतलब आइसोलेट है, उनको चेक किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों से पीआईडी के लोग भी गए हैं और राष्ट्रीय स्वयं संघ के लोग भी वहाँ पर गए हैं, सेवा करके लोगों ने भी सेवा दी है। मगर उनमें से ऐसे कितने लोग हैं जिनकी डेथ हो चुकी है? अलग नाते बराबर लोग हैं जिन्होंने स्नान किया, उसके बाद उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, फिर तो उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आनी नहीं चाहिए थी, वो तो स्नान करके ही शुद्ध हो गए। सवाल स्नान करके शुद्ध होने का नहीं है, सवाल है यदि कोई बीमार व्यक्ति घर से भी थोड़ी बहुत खाली, उसको एक आस्था थी कि मैं जाऊँ हरिद्वार में, मैं वहां पर जाकर के 12 वर्षों में कुंभ आ रहा है, मैं कुंभ के दर्शन करके आऊँ और अपनी मन की इच्छाओं को पूर्ण करूँ। लेकिन शरीर के तापमान बढ़ने की वजह से, कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से कोई ऐसा नुकसान नहीं है। उन्होंने अपने आप को आइसोलेट किया है और सारे लोग, कई लोग हमने पता नहीं किया, जानकारी भी दी, जो लोग कोरोना से ड्यूटी करके आ भी चुके हैं 4-4 दिन। सर आपका ये जो आप जवाब दे रहे हैं शायद समझ से परे है, क्योंकि फिर तो जो लोग हरिद्वार जा रहे थे, महाकुंभ जा रहे थे, उन्हें तो कोरोना ही नहीं होना चाहिए था, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव कैसे आ गई? वो तो आस्था के मंदिर में जा रहे थे, देवभूमि में जा रहे थे। अरे तो कोई देवी देवता ने ये थोड़ी कहा कि आप बीमार पड़ जाओगे या आपका ऐसा हो जाएगा। उन्होंने कभी ऐसे कोई बात ही नहीं की। लोगों की आस्था गई, लोगों की आस्था से जो आज कोरोना की स्थिति बनी हुई है, वही तो यही तो समझाने की कोशिश कर रही है सर कि आस्था अपनी जगह, बीमारी अपनी जगह, महामारी अपनी जगह। यही तो कहा है आपसे कि हर चीज अपनी जगह है। आप ये मत कहिए ना कि देवभूमि में आएंगे तो आप गंगा स्नान करेंगे तो आप शुद्ध हो जाएंगे। नहीं, ऐसी बात हमने नहीं कही है, शुद्ध वाली बात। लेकिन ये है कि हाँ, गंगा स्नान करने वाले लोगों की 12 वर्षों से कई सारे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अभी तैयार थे जाने के लिए। कई बुजुर्गों को स्नान कराना रह गया था हमारे उत्तराखंड की देवभूमि में। कई ऐसे हमारे बुजुर्ग थे जिनको स्नान कराना होता है, उनको हर तीर्थ स्थल पर ले जाना होता है, वो इस बार मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो पाई किसी कोरोना की वजह से। ये दिक्कत तो पैदा हुई है, लेकिन कहेंगे कि कुंभ की वजह से कोरोना फैला, ये कहना उत्तराखंड में। मैं फिर से अपनी प्रश्न दोबारा सुन लीजिए, सिर्फ उत्तराखंड की बात की है कि क्या महाकुंभ की वजह से संक्रमण, क्योंकि आप खुद ही देखिए ना, जो पिछले साल आंकड़े थे, उत्तराखंड ऐसा था कि जहां संक्रमण की रफ्तार बहुत कम थी और एक समय ऐसा भी आया था कि एक भी कोरोना का मरीज नहीं था। इस साल ऐसा क्या हो गया?
जितने भी प्रवासी थे सब घर लौट करके आए पिछले कुछ समय तक गए, उसके बाद फिर जल्दबाजी में वो लोग घर आए। वो भी किसी किसी का यदि स्वास्थ्य खराब भी था तभी, तो उसकी वजह से यहाँ पर संक्रमण की संख्या बढ़ने के आसार बने। और भी खासतौर से ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में अभी उतने जोरदार तरीके से नहीं चल रहा है, कम है, कम है, ऐसा नहीं है। 6000 है, पर चलिए आप मान लिया कि कोरोना कर्फ्यू है, 6000 है पर कम है। इसका जवाब मुझे लगता है कि शायद मनोज द्विवेदी जी मुझसे बेहतर दे पाए, क्योंकि सवाल भी मेरा जवाब भी मेरा, तो बात नहीं बनेगी। मनोज जी, क्या आप इनके बात से सहमत हैं कि 6000 का आंकड़ा कम है, अभी तो कम है? ऐसा है, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अगर मैं बात ईमानदारी और साफ से रखूँ, दलगत राजनीति से ऊपर हट के अगर बात करूँ, तो मैं अपने बड़ी विनम्रता से अपने गुरुओं से पूछना चाहता हूँ। कुंभ के बारे में आपने बात की, मैं 2-3 बातें आपकी सुन रहा था कि मैं अपने गुरुओं से पूछना चाहता हूँ, बहुत विनम्रता के साथ में, बहुत ही कुछ छोटा इंसान हूँ, कि आप समाज के ठेकेदार बनते हैं, समाज को रास्ता दिखाने का दम बनते हैं, लेकिन आपके 13 अखाड़े क्यों हैं? और आप में जब भी संघर्ष होता है तो सिर्फ इस बात के लिए संघर्ष होता है कौन बड़ा कौन छोटा और कौन पहले स्नान करेगा। बिल्कुल, उनसे बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूँ। ये परंपराएं हैं, ये पुराने हैं, आरोप नहीं है, एक परंपराएं हैं, हर किसी धर्म में परंपराएं हैं। जो सीनियर लोग होंगे वो हर में सीनियरिटी निभाएंगे। अभी कोरोना पर बात कर रहे हैं तो आप कुंभ को लेके आए हैं, कुंभ की बात कर रहा हूँ, और कुंभ में मैं सिर्फ विनम्रता से अपनी जिज्ञासा शांत करना चाहता हूँ कि हमारे 13 साल है, तो ये ठीक है, सब मैं जानता हूँ 300 साल पुराने, 400 साल पुराने, अनादिकाल से नहीं है। शंकराचार्य ने एक खड़ा बनाया, आदि शंकराचार्य का एक खड़ा है। आप लोग नहीं क्यों इकट्ठे नहीं रह पाए? आज आपके बैरागी ये वो और खाना केंद्र रखा आने को चाहिए। दूसरी बात, ये व्यक्तिगत मैटर है, हालांकि उनके अपने व्यक्तिगत मैटर हैं। चलो व्यक्तिगत हम उसी धर्म को व्यक्तिगत रूप से नहीं मार सकते। यशपाल जी बीच में बोला, आपको सुनना अच्छा लिसनर होना चाहिए। अगर आप बहुत अच्छे पॉलिटिशियन बनना चाहते हो उसके लिसनर बनो। दूसरी बात से मतलब नहीं है, दूसरी बात इस बात से मतलब है कि आप धर्म को प्रेम ना पहुंचाए। इसलिए मैं अपनी जिज्ञासा शांत कर रहा हूँ। कहते जिज्ञासा शांत करना तो कहते हैं किसके पास, वैज्ञानिक के पास जाएंगे ना, उनसे हम विनम्रता से कुछ जानना चाहते हैं कि आखिर ये क्यों। दूसरी बात आई कि घुटनों के लड़कियों के घुटने देख रहे हैं हमारे मतलब शेयर हैं। ये तो मैं आपको बता दूं, ये घुटने देखने वाली सरकार इसको 6 महीने के बाद उत्तराखंड की जनता घुटनों पर न ला दिया तो मैं कहता हूँ मैं, अरे घुटनों वाली बात तो हर कोई अपने हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा सही तरीके से रहे। ये तो एक ऐसा फैशन लेकर के आए हैं जिस फैशन का वास्तविकता में एक संस्कृति को ठेस पहुंच रही है। तो हमारे साथ चर्चा में यशपाल रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष भी मौजूद थे, हमारे साथ मनोज द्विवेदी आम आदमी पार्टी नेता, अनिल त्यागी वरिष्ठ पत्रकार, तीनों से हमने बात करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की जो उत्तराखंड का आज हाल बेहाल है। 6000 से भी ज्यादा रोजाना नए मामले सामने आ रहे हैं और जैसा कि हमने जाना भी, यशपाल जी का कहना था कि शायद जो ये मामले हैं वो कम है क्योंकि 6000 इतनी बड़ी संख्या नहीं और महाकुंभ इसका जिम्मेदार नहीं। खैर वो तो आने वाला समय ही बताएगा कि उत्तराखंड में अब 6000 से ज्यादा भी मामले सामने आते हैं या फिर जो संख्या उनको कम लग रही है, संख्या इतनी तक ही सीमित रहती है। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।